है ना। सपने प्रायः सुनहरे होते हैं, लेकिन आज ये सांवले हैं। तो इस सांवले सपनों की याद के लेखक जाबिर हुसैन हैं। जाबिर हुसैन सबसे पहले इनके जीवन वृत्त के को हम जाने। जाबिर हुसैन ने अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्य किया। अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य विभाग में वे अध्यापक के रूप में कार्य किए। बच्चों, उनका जन्म 1945 में बिहार प्रदेश के जिला नालंदा, गांव नौनही, राजगीर में हुआ था। वे राजनीति में भी सक्रिय रहे। लेखन कार्य करने के साथ साथ वे राजनीतिज्ञ भी रहे। सन 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और उन्हें बिहार सरकार में मंत्री बनने का भी अवसर मिला और वो बिहार विधान परिषद में के सभापति के पद पर भी आरूढ़ रहे। अब जाबिर हुसैन की जो रचनाएं हैं, उन्होंने क्या क्या लिखा। जाबिर हुसैन का हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान रूप से अधिकार था। जैसे आप लोग फॉर्म में त्रिभाषा भरते होंगे, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत, तो इन तीनों भाषाओं में उनको समान रूप से अधिकार प्राप्त था। ये तीनों भाषाओं को बहुत अच्छी तरह से वो जानते थे, इसलिए लेखन कार्य में वो सफल भी रहे। उन्होंने हिंदी भाषा में अनेक रचनाएं लिखी, जिनमें से जो आगे है, डोला बीबी का कामजार, अतीत का चेहरा, लोगां, एक नदी रेत भरी, आदि आदि। जाबिर हुसैन जी ने अपने लंबे राजनीतिक सामाजिक जीवन के अनुभवों को आम आदमी के संघर्षों के रूप में अपने साहित्य में प्रकट किया है। वो लंबे राजनीतिक सामाजिक जीवन जिए और उससे उन्होंने जो अनुभव बटोरे उसको अपने लेखन में लाके वो क्या किए, आम आदमी के पास पहुंचाए। आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तित्वों पर लिखी गई डायरियां उनकी काफी प्रसिद्ध है और चर्चित भी है। शिल्प एवं शैली, यानी इनकी रचना की शैली क्या थी। जाबिर हुसैन ने डायरी विधा में एक नया प्रयोग किया है। साहित्य की विधाएं होती है, जैसे कहानी, कविता, तो उसी में एक विधा डायरी भी होता है, रिपोर्टाज। तो उस डायरी विधि में इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की। उनके इस प्रयोग के बारे में हसन जमाल ने लिखा है, ये मुख्तसर तहरीरें न डायरी के जुमरे में आती हैं, न कहानी के, न कथा, न रिपोर्टाज, और इन्हें खालिस जाबिरनामा ही कहना चाहिए। अब अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सुनहरे परिंदों की खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। जाबिर हुसैन जी कहते हैं कि सुनहरे परिंदों की खूबसूरत पंखों पर सवार कोई एक पंछी है और उनके खूबसूरत पंखों पर सवार होके एक हुजूम चल पड़ा है, भीड़ चल पड़ी है और उस वादी की तरह जा रही है जो एकदम चुप है ना, खामोश है, जो कुछ बोलना नहीं चाहती है ना, चुपचाप है। कोई रोक सके कहाँ संभव है। कहता है काश कोई इनको रोक लेता, तो कहाँ संभव है, संभव ही नहीं है। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली और भीड़ में सबसे आगे आगे कौन चल रहे हैं बच्चों, सालिम अली। और अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए। वो कैसे चल रहे हैं आगे आगे, अपने कंधों पर उन सैलानियों की तरह जो अपने कंधे पर अंतहीन सफर, ऐसा सफर पे चल पड़ा है जो सफर से वो कभी वापस नहीं आएगा, जिसकी कोई अंत नहीं है, जिसका कोई लक्ष्य नहीं है, और उस पूरे सफर का बोझ अपने कंधों पे उठाए वो चल पड़े हैं। लेकिन यह सफर पिछले तमाम सफरों से भिन्न है। फिर कवि अब बाद में कहता है, यह जो सफर है पिछले तमाम सफरों से एकदम अलग है, चुपचाप।
भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। लेखक कहते हैं कि भीड़ भाड़ की जिंदगी से और इस तनाव की जिंदगी से, है ना, सुख दुख की जिंदगी से बिल्कुल अलग तरह का ये आखिरी पलायन है, उनका आखिरी जाना है। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं। जैसे आज के समय में बहुत ऐसे पशु पंछी हैं जो इस दुनिया से विलुप्त हो रहे हैं, बिल्कुल उसी की तरह उसी प्रकृति में ये बंदे जो हैं वो विलीन, उस वन पक्षी की तरह ही विलीन होते जा रहे हैं, जो शायद कभी ना वापस आए, जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा है। और जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद वो क्या है, सालिम अली जी मौत की गोद में समा गए हैं। कोई अपनी जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पंछी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। कोई अगर चाहे कि अपने हम शरीर की गर्मी उसको दे दे और अपने दिल की धड़कन को भी दे दे और उनको वापस ले आए, तो फिर ये पंछी दोबारा उस सपनों के गीत को गा पाएगा। फिर कवि लेखक आगे कहता है, मुझे नहीं लगता और इस सोए हुए पंछी को कोई जगाना चाहेगा। सोए हुए पंछी को कोई जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था, लोग पंछियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। कई वर्षों पूर्व लेखक को वो सालिम अली बोले थे कि आदमी पंछियों को अपनी तरह देखता है, आदमी की तरह देखता है, जो बिल्कुल गलत है। यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति के नज़र से नहीं बल्कि आदमी के नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों और क्या है, झरनों और बगानों, आबशारों मीन्स क्या होता है, झरनों। तो उन झरनों को प्रकृति की नज़र से नहीं बल्कि आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं, जो बिल्कुल गलत है। उसको उन्हीं की नज़रों से देखा जाना चाहिए। भला कोई आदमी अपने कानों से पंछियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। कोई पंछी आदमी अपने कानों से पंछियों की आवाज़, मधुर संगीत कौन नहीं सुनना चाहता? कौन नहीं कोयल की कूकू सुनकर खुश होता है? हर कोई पंछियों की कलकलाहट, उनकी आवाज़ हर मानव को बहुत अच्छा लगता है और उनके हृदय को वो आनंदित करता है। एहसास की ऐसे ही एक उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। यानी एहसास की ऐसे ही उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे एक मिथक है, एक हस्ताक्षर का नाम क्या है, सालिम अली, जिनको पक्षियों का संगीत सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चों, इस सालिम अली, पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रचाई थी, पता नहीं। लेखक कहते हैं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रचाई थी। बिल्कुल उसी तरह अभी जैसे हम अपने कान में कोयल की कूकू, आम पूरा मंजर आ चुका है, हर आम के वृक्ष पे कोयल कूकते मिलते हैं, तो बिल्कुल वो वृंदावन इसी तरह होगी जहाँ शोक गोपियाँ अपनी शरारतों का निशाना बनाया करता था कौन, कृष्ण। कब माखन भरे भाड़े फोड़े थे, दूध मछली से अपने मुंह भरे थे, कब वाटिका में छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया था, है ना। तो उस जीवन में कौन नहीं जाना चाहता। आज भी सिर्फ सोचकर, सिर्फ लिखा हुआ पढ़कर, सुनकर राधा कृष्ण किसको नहीं याद आते हैं। वहाँ के वृंदावन की शोक गलियाँ किसको नहीं भाती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ प्रकृति की अनुपम छटा बरकरार है। तो
पता नहीं यह कब हुआ होगा, कब दिल की धड़कनों को एकदम तेज करने वाले अंदाज में कृष्ण ने बंसी बजाई होगी और शोक गोपियां वहाँ के पशु पक्षी भी उसके संगीत को सुनकर मग्न हो जाते थे। और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। पता नहीं यह सब कब हुआ, लेकिन कोई आज वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देता है। आज भी लोग यहाँ जाते हैं, वहाँ पर पहुँचते हैं मथुरा में, तो उस घटनाक्रम की पूरी याद दिला देता है। कौन? वहाँ की शोक गलियाँ। अभी वो गोपियाँ नहीं हैं, लेकिन वहाँ वो कुंज अब भी मौजूद है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है, तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आ जाएगा और बंसी की आवाज पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। अभी भी जब सुबह सुबह उस धर्मस्थल पर लोगों की भीड़ जाती है, वहां पर लोगों की हुजूम जाती है, तो ऐसा लगता है जैसे कृष्ण की बांसुरी कब बज पड़ेगी और क्या होगा। चलते हुए कदम उस संगीत को सुनकर थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा, तो लगता है जैसे कुछ ही क्षणों में वे कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल में छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी की जादू से खाली हुआ है क्या? नहीं, अब भी वो वहाँ पे जादू है। वहाँ जाइए, कभी महसूस करिए। मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमजोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जानी चाहिए जिसका नाम हम क्या बताते हैं? सालिम अली। उम्र की 70 तक पहुंचने में कुछ ही दिन बच रहे होंगे, यानी 100वां उम्र का 100वां साल पूर्ण करने में बहुत कम समय बच रहा होगा। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया है ना। उन्होंने बहुत लंबी यात्राएं की, इसके वजह से वो कमजोर हो गए थे और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो। लेकिन अंतिम समय तक उनकी मौत उनके आंखों में वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो एक पक्षी की तलाश में दिन रात उनकी नजरें घुमा करती थी, है ना। उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी उनकी वो नजरें, वो निगाहें। सालिम अली के आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी, है ना। उनके क्या है, आंखों पे चढ़ी हुई वो दूरबीन जो हर एक पंछी को ढूंढता था, उनकी हिफाजत करता था, वो दूरबीन उनकी मौत के बाद ही उतरी थी। उन जैसा कोई बर्ड वाचर शब्द जैसा कोई हुआ ही नहीं। लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन के भी देखे गए, है ना। कब वो दूरबीन नहीं भी लगाते थे। दूर तक क्षितिज तक फैली जमीन, उनके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता था। दूर क्षितिज किसको बोलते हैं? जहाँ धरती और आसमान मिलती हुई दिखाई पड़ती है, वहाँ पर उनकी नज़रों में कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में क्या करती थी, वो समेट लेती थी। तो उनकी नज़रें वैसी थी। सालिम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते थे, है ना। तो उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया चारों तरफ पसरी हुई थी। उनके चारों तरफ क्या थी? हंसती खेलती हुई दुनिया थी। वो भी किसकी? पूरी नेचर की, पूरी प्रकृति की। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। ये दुनिया अपने लिए बहुत मेहनत से वो तैयार किए थे। उसके गढ़ने में सालिम अली, उनके जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी, है ना। और उसको गढ़ने में कौन उसके साथ था? उनकी धर्म पत्नी तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठिन थी, उनके साथ पढ़ती थी। बाद में उन्होंने शादी कर ली। अब लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली
एक दिन केरल की साइलेंट वैली रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में उनके बहुत सारे अनुभव हैं, जिनमें से लेखक कुछ अनुभव आपके पास शेयर कर रहे हैं। उनमें से केरल में एक साइलेंट वैली नाम से एक क्या है, घाटी है, जो क्या उससे रेगिस्तान की हवा आती है और वहाँ जितने पशु पंछी हैं उनको क्या कर देती है, वो मार देती है और बहुत सारे पशु पंछियों का क्या है, उसमें मौत हो जाती है। तो तुम लोग गर्मी के दिनों में देखा भी होगा कि बहुत सारे पशु पंछी मर जाते हैं प्यास के में, और फिर ये झुंड के रूप में आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो उनको बचाने के लिए उस समय जो प्रधानमंत्री कौन थे, चौधरी चरण सिंह, और वे प्रधानमंत्री के से मिलने आए। वो भी किसका प्रस्ताव लेकर, उन पक्षियों को बचाने के प्रस्ताव को लेकर, उस गर्म हवा को रोकने को लेकर। वे ऐसे प्रधानमंत्री थे जो क्या है, गांव की मिट्टी को सूंघकर, उनकी सोंधी मिट्टी को सूंघकर पहली बूंद का असर जानकर वो जान जाते थे कि इस साल बारिश होगी या नहीं होगी। ऐसे नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, वह उसने उनकी आंखों को नम कर दी। यानी उस चित्र को उनके सामने इतने अच्छे से रखे, इतने इमोशनल हो गए कि उनकी आंख में आंसू तक आ गए। आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है। कौन बचा है कि जो अब सोंधी माटी उंगलियों में लेकर उसकी खुशबू को जानेगा, उसकी वकालत करेगा, है ना, भारत की नींव रखने का संकल्प करेगा। अब वो कौन बचा है जो हिमालय के लद्दाख की बर्फीली जमीनें पर जीने वाली पक्षियों को वकालत करेगा, उन पक्षियों की वकालत करेगा, उनको बचाएगा। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ अ स्पैरो, एक गौरैया का गिरना। उन्होंने एक आत्मकथा लिखी थी और उस आत्मकथा का नाम क्या था, एक गौरैया का गिरना, है ना। तो मुझे याद आया कि D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। आप ये जाने कि D.H. लॉरेंस कौन है। D.H. लॉरेंस भी एक पक्षी विज्ञानी थे, वो भी एक बर्ड वाचर थे। तो उनकी पत्नी थी कौन, फ्रीडा लॉरेंस। तो फ्रीडा लॉरेंस को किसी ने इंटरव्यू में पूछा कि आप अपने पति के बारे में कुछ बताना चाहेंगी। तो फ्रीडा लॉरेंस का जवाब क्या था जानते हो। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी पति के बारे में उनके लिख सकती थी या बता सकती थी, लेकिन उन्होंने एक लाइन में जवाब दिया। क्या जवाब दिया, मेरे लिए तो लॉरेंस के बारे में कुछ कहना असंभव सा लगता है। मुझे महसूस होता है कि मेरे छत पर बैठने वाली गौरैया इस लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है और मुझसे भी ज़्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, है ना। बोल रही हैं कि मुमकिन है कि लॉरेंस मेरी पति तो मेरी हड्डियों में समाये थे, लेकिन फिर भी उनके लिए मेरे बारे में कुछ कहना उतना ही कठिन होगा। उसके बारे में अपने अनुभव को शब्दों का जामा पहनना। मुझे यकीन है कि मेरे छत पे बैठी गौरैया उसके बारे में बहुत कुछ जानती है और मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। आगे, जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे, है ना। और इन पक्षियों का वकालत करने के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली की तरह बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल होकर एक गिरने वाली नीले रंग की गौरैया सारी उनकी जिंदगी के नए नए रास्तों को खोज लेती जा रही। एक बार बचपन में वो क्या किए थे, अपनी एयर गन से एक नीली रंग की बहुत सुंदर गौरैया को मार दिए थे और वो छटपटा के वहीं पे मर गई थी।
इससे वो इतना जितने ज़्यादा आहत हुए, इतना दुखी हुए, उनके हृदय में इतनी ज़्यादा वेदना हुई, है ना। वो इतना दुखी हुए कि उन्होंने क्या किया, सारा जीवन पक्षियों की वकालत करने में लगा दिया, खोज करने में लगा दिया। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए, है ना। वो सेंट लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी के प्रतिरूप उन हस्ताक्षर बन गए। सालिम अली प्रकृति की दुनिया का एक टापू बनने के बजाय वो अथाह सागर बनकर उभरे थे, है ना, जिसको नापना बहुत मुश्किल है। इन पंछियों के लिए उन्होंने क्या किया, इसको शब्दों में कहना बहुत मुश्किल है। वो सागर की तरह थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित है, यायावरी मतलब हमेशा यहाँ वहाँ खोज के लिए जाते रहना, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पंछियों के सुराग में ही निकले हैं और बस अभी गले में दूरबीन लटकाए अपनी खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। उन्हें महसूस होता है कि आज भी वो पंछियों की खोज में ही निकले हैं, वो मरे नहीं हैं, है ना। उनका अंतिम सफ़र क्या है, उन पक्षियों की खोज में ही निकला है और लंबी दूरबीन लटकाए उस नतीजे के साथ पुनः वो क्या करेंगे, वापस आ जाएंगे। जब तक वो नहीं लौटते क्या उनको गया हुआ मान लिया जाए। आगे कवि कहता है, लेखक कहता है कि क्या उनको गया हुआ मान लिया जाए। मेरी आंखें नम है ना, मेरी आंखें आंसू से भरी हुई हैं और मेरा अंतर्मन यही पूछता है कि सालिम अली तुम लौटेगे ना, पुनः क्या तुम लौटोगे। धन्यवाद बच्चों।